कि अगर वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी फॉर्म में होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है। सेकंड चीज़ इसमें ये है इम्पॉर्टेंट, जो लोगों को पता होनी चाहिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है और उसके करीब ऑलमोस्ट 15 साल बाद पार्लियामेंट ने लॉ बनाया विच इज़ नोन एज पॉश एक्ट 2013, जो मैंने भी पहले भी इस बारे में बात की। तो आउटरीचिंग मॉडेस्टी एक चीज़ ऐसी होती थी कि वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था और कोर्ट में प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था कि आपने प्रिवेंशन पे फोकस कर लिया, प्रोहिबिशन पे फोकस कर लिया, आपने पूरी कोशिश कर ली, आपने ट्रेनिंग कर दी, अवेयरनेस फैला दी, क्योंकि इस एक्ट में सिर्फ वही लेडीज़ कवर नहीं होती हैं जो वहाँ पे काम करती हैं। अवेयरनेस के थ्रू और ट्रेनिंग्स के थ्रू और बाकी सब चीज़ें हम एक्टिविटीज़ इस तरह से करें वर्क प्लेस में जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, विमेन नहीं काम कर रही हैं, चाहे तो वहाँ पे एक विमेन भी काम कर रहे हो तो भी उनके लिए मैंडेटरी है और उसमें से एक मेंबर जो होगा वो एक्सटर्नल मेंबर होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगा, कहीं और से होगा। ये कमेटी सुनेगी। इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं? हेलो, नमस्ते। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त एमी जोसन आपका स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में यंगिस्तान यंगस्टर्स की जान में। और मैं आपको आज मिलवाना चाहूँगी मिस पूजा पांडे जी से, जो कि एज अ लॉयर है। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी। कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक पहुँचने में? नहीं मैम, बिल्कुल ठीक। जी तो जैसे कि अभी हम आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जी आप थोड़ी सी अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी। सो आई एम बेसिकली करेंटली आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और लेकिन प्रायर लॉ जो है वो मेरा सेकंड करियर है। इससे पहले मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी करी हुई है, तो उसके साथ मेरा करीब 12 साल का अनुभव है जो मैंने चाइल्ड और वुमेन राइट्स की फील्ड में काम किया है इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चंडीगढ़ और हरियाणा में। उसके बाद मैंने लॉ करी 2019 में एंड करेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम इन लिटिगेशन as well as I do child rights and women rights consultancy also and post trainings also। तो मेरा जो अभी फोकस है वो लिटिगेशन के अलावा ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में, क्योंकि इसमें मेरा एक प्रायर एक्सपीरियंस भी है, तो मेरा कहीं ना कहीं वो प्रायर एक्सपीरियंस लॉ के साथ मिलके अब मैं उस चीज़ को आगे यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ टू रेज अवेयरनेस ऑन वेरियस इशूज़। And what are the key zones of life and lifestyle of Pooja Pandey? नॉट बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई एम ए वेरी सिंपल पर्सन और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इंट्रोवर्ट है, तो हम लोग ज़्यादातर वी प्रेफर स्टेइंग घर पे। वी हैव अ लॉट ऑफ हॉबीज़ एंड गार्डनिंग, वी हैव पेट्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी हम वी लव स्पेंडिंग। बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग नहीं है और दोनों का ही वी बोथ आर इनटू द सेम फील्ड, सो हमारा एक कॉमन वर्क एरिया और इंटरेस्ट एरिया भी बन जाता है, तो उस पे हमेशा एक कोशिश रहती है कि उस पे काम करते रहें, कुछ नया सीखने को मिले, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा वक्त जाता है। जी। सब जानना चाहेंगे कि आपका जो लाइफ में भी कलीग्स हो गए, फ्रेंड्स, फैमिलीज, इनका क्या रोल रहा? आई थिंक हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आई थिंक फैमिली का तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल रहता ही है। जो आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं, जो आपका चॉइस ऑफ करियर है, बहुत सारी चीज़ों में फैमिली ऑलवेज हैज़ एन इन्फ्लुएंस। सो फैमिली का तो हम मतलब एक उसको तो दरकिनार कर ही नहीं सकते। उसके अलावा मुझे लगता है आई बीन वेरी लकी to have very good colleagues in my 12-13 years of work experience। मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे जो बॉस और एम्प्लॉयर्स थे वो भी बहुत अच्छे रहे। सो एक टोटल ऑन आई थिंक मुझे लगता है मेरा वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। आई लर्नड अ लॉट और तभी में मुझे लगता है कि मैं आज वो काम कर पा रही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और आई बीन एबल टू एक्सपेरिमेंट, आई बीन एबल टू यूज़ माई लर्निंग। जो इतने वक्त से मैंने सीखा है वो बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फ्रेंड्स और फैमिली दोनों का ही बहुत सपोर्ट रहा है। एंड फिटनेस एंड हॉबीज के बारे में अगर हम बात करें तो फिटनेस में कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आई हैव अ वेरी शेड्यूल बिजी से ज़्यादा, हाँ थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी लाइफ में ज़्यादा हैं। थोड़ा आई हैव अ स्मॉल बेबी, तो बहुत वक्त उसके पीछे भागने में ही निकल जाता है, तो फिटनेस का तो मैं बहुत नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ एक कोशिश है कि वैसे टू ईट हेल्दी, टू अदरवाइज हैव अ गुड लाइफस्टाइल, समय पे सोना, समय पे उठना, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा और वक्त मिलेगा तो फिटनेस पे भी ध्यान दे पाऊँगी। आप एक मेरे को
ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार पोश एक्ट के बारे में। जी बिल्कुल। तो पहले तो आप मुझे पोश का मतलब एक फुल जैसे फॉर्म में हमारी बता। नॉर्मल जनता है तो उसे नहीं पता जी कि जी पोश बिल्कुल। की फुल फॉर्म ही क्या है। जी तो बिल्कुल। जी तो एक्चुअली पॉश जो एक्ट है 2013 का, पॉश हम बहुत कॉमनली यूज़ करने लगे हैं, तो लोगों को पॉश ही समझ में आता है, लेकिन लोगों को उसका फुल फॉर्म या बाकी चीज़ें नहीं पता है। तो बेसिकली इस एक्ट का नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। तो इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाला जो पार्ट है, उसको शॉर्ट में पॉश कहने लोगों ने शुरू कर दिया, और अब ये मतलब उस हिसाब से ही लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, और लोग तो इसलिए वो पॉश उस तरह से लोगों को जानना समझ में आ गया। बट बेसिकली जो एक्ट है वो अब किस बारे में है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में है। उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर वो चीज़ अगर हो जाती है तो उस चीज़ को कैसे वर्क प्लेस जो है रिड्रेस करेगी, उस चीज़ को कैसे सोल्यूशन निकालेगी, इस बारे में है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द एक्ट प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट? जी। तो बेसिकली जो पॉश एक्ट 2013 का है, मैंने बात की विशाखा गाइडलाइंस की, तो 1997 में विशाखा गाइडलाइंस आए थे, और उसके करीब ऑलमोस्ट 15 साल बाद पार्लियामेंट ने लॉ बनाया विच इज़ नोन एज पॉश एक्ट 2013, जो मैंने भी पहले भी इस बारे में बात की। तो इस एक्ट का फोकस क्या है, इस एक्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं, या 3 आप कह लीजिए फोकस एरियाज हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम करना, कोई ये चीज़ हो ही ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो ही ना, किसी भी तरह से अवेयरनेस के थ्रू और ट्रेनिंग्स के थ्रू और बाकी सब चीज़ें हम एक्टिविटीज़ इस तरह से करें वर्क प्लेस में कि हम इस चीज़ को ऑल टुगेदर प्रिवेंट ही कर दें। सेकेंड इसका जो की एरिया है प्रोहिबिशन, मतलब वो प्रिवेंशन से जुड़ा हुआ ही है। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कि अगर वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी फॉर्म में होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस है, वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन ऑलमोस्ट मिला जुला चीज़ है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एक्ट में वो है रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब ये होता है कि आपने प्रिवेंशन पे फोकस कर लिया, प्रोहिबिशन पे फोकस कर लिया, आपने पूरी कोशिश कर ली, आपने ट्रेनिंग कर दी, अवेयरनेस फैला दी, लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई घटना वर्क प्लेस पे हो जाती है तो एक मैकेनिज्म ऐसा बना हो, एक ऐसी कंप्लेंट्स कमेटी बनी हो, कमेटी बनी हो, पहले से कंप्लेंट्स कमेटी कहते थे, अब इंटरनल कमेटी कहते हैं, कि एक कमेटी बनाई जाए हर ऑर्गेनाइजेशन में, जो अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो वो कमेटी इस कंप्लेंट की इंक्वायरी करेगी, और उसको भी पूरा एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश है एज पर लॉ, कि भाई कैसे कंप्लेंट आएगी, कितने दिनों में उसने उस चीज़ को सुनना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे एविडेंस कलेक्ट करना है, किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। ये बहुत हम आगे इसमें और डिटेल में बात करेंगे। तो इस बारे में पूरी जो चीज़ है वो एक्ट में दी गई है। तो अगर आप पूछेंगे कि इसमें की प्रोविजंस क्या हैं, तो पहली चीज़ है कि फोकस एरिया ये 3 चीज़ें हैं, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। सेकेंड चीज़ इसमें ये है इम्पॉर्टेंट, जो लोगों को पता होनी चाहिए, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, और ये चीज़ उन्होंने विशाखा गाइडलाइन से ही उठाई है। यही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि इससे पहले क्या था कि जो लॉ में सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइन ही नहीं था। इससे पहले लॉ में क्या बातें किस तरह से बात की जाती थी, आउटरेजिंग मॉडेस्टी, आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी पेपर में ऐसे आता था। तो मॉडेस्टी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, ये मतलब अंग्रेज़ों के टाइम का लॉ है, उसमें जो वर्ड यूज था वो आउटरेजिंग मॉडेस्टी था। आउटरेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब उस चीज़ को हम मतलब दखल दे रहे हैं या उस चीज़ को वो कर रहे हैं। तो आउटरेजिंग मॉडेस्टी एक चीज़ ऐसी होती थी कि वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, और कोर्ट में प्रूव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इन्होंने बड़े इजी शब्दों में सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया और बहुत वाइड डेफिनेशन दी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से आप क्या समझते हैं। अगर मैं आपसे एज ए वुमेन पूछूं तो आप क्या सिंपल भाषा में बोलेंगी, छेड़छाड़, है ना, छेड़छाड़ आपको दिमाग में आएगा। लेकिन छेड़छाड़ में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आप शायद को थोड़ा आपको 2 मिनट लगेंगे उस चीज को याद करने में, है ना। आपको छेड़छाड़ में क्या लगेगा कि उसने मेरे को हाथ से छू दिया, है ना, मेरे को किसी तरह से उसने हाँ बैड टच कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे रिमार्क्स पास करना, कमेंट्स पास करना, किसी को घूरना, है ना, किसी तरह से बहुत सारे और बिहेवियर है। तो इस एक्ट की कंट्रीब्यूशन यही है कि पहली बार सेक्सुअल हैरेसमेंट को उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया। अब अच्छे से डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि जब मैंने जैसे कंप्लेन करनी है, मेरे साथ किसी तरह की घटना होती है, तो अगर वो चीज़ लॉ में अच्छे से डिफाइन की गई है
तो वो चीज़ मेरे लिए ईजी हो जाता है उस चीज़ को कंप्लेन करना। जब मैं वो कंप्लेन फाइल करूंगी तो उस चीज़ में ऑलरेडी जो मेरे साथ हुआ है वो एक्ट में भी दिया हुआ है कि हाँ ये चीज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है, राइट। सो इट बिकम्स ईजियर टू प्रूव व्हाट हैज हैपेंड टू मी। अगर वो चीज़ एक्ट में या लॉ में डिफाइन ही नहीं है तो आप पहले तो इसमें घुसेंगे कि जो आपकी जो जिसको आपने कंप्लेंट दी है, पहले तो वो इस चीज़ में घुसेगा कि क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है भी कि नहीं, है ना। तो उन्होंने बड़ा एक सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये पॉश एक्ट का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है और ये विशाखा गाइडलाइंस का कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट वहीं से डेफिनेशंस उठाई हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन कर दिया, इजी तरीके से कर लिया। और मैं आगे इसमें बारे में अगर आप जब हम बात करेंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। बट इस एक्ट का एक की प्रोविजन ये भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस एक्ट में क्या है कि उन्होंने कमिटीज बना दी कि अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आएगी ये कमेटी सुनेगी। इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, कमेटी कैसे सुनेगी, है ना, ये पूरा एक प्रोसीजर उन्होंने एक्ट में ऑलरेडी ले डाउन कर दिया। मींस जैसे अब हमारा कोई वर्क प्लेस है तो क्या जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं यहाँ पे कोई कमेटी इन्होंने बनाई होती है? बिल्कुल, एज पर पॉश एक्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन एनी वर्क प्लेस जहाँ पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, विमेन नहीं काम कर रही है, चाहे तो वहाँ पे एक विमेन भी काम कर रहे हो तो भी उनके लिए मैंडेटरी है आईसी कमेटी बनाना। लेकिन अगर 10 से या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो वहाँ पे इंटरनल कमेटी सेटअप करे। इंटरनल कमेटी का मतलब क्या होता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी जो हेड होगी वो हमेशा एक वुमेन होगी, हमेशा जो चेयरपर्सन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो वुमेन होगा। उसके अलावा 2 ऐसे और लोग उसमें जोड़े जाएंगे उसी ऑर्गेनाइजेशंस में से जिनको विमेन राइट्स या विमेन रिलेटेड इश्यूज के बारे में कोई जानकारी हो, और उसमें से एक मेंबर जो होगा वो एक्सटर्नल मेंबर होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होगा, कहीं और से होगा। तो टोटल मतलब हम मिनिमम 4 लोगों के लिए मतलब हम लेके चले कि मिनिमम वहाँ पे उस कमेटी में 4 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या ये जरूरी है, ये एक्ट के अनुसार कंपलसरी है। मतलब ये अगर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को नहीं कंप्लाई करती है, नहीं मानती है, तो उस पे फाइन का भी प्रोविजन है। एक्ट कहता है कि उस पे फाइन लग सकता है। और बहुत इसमें बहुत सारे केसेस हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जहां बहुत अच्छा खासा हेफ्टी फाइन उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज पे लगाया है क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी में आईसी कमेटी का गठन नहीं किया था। तो कोई भी ऐसी जगह, आपने सिंपल ये समझना है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे ऐसी इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी कि अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट की आती है तो वो इस कमेटी को सुनेंगी। तो ये हो गया एमएनसीज के बाद। दूसरी बात होगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जैसे आपके और हमारे घर पे बहुत सारी विमेन वैसे भी काम करती हैं, एज मेड्स आती हैं, एज और किसी का कुक आती हैं, किसी और कैपेसिटी में आती हैं, तो वो भी पॉश एक्ट में कवर्ड हैं। उनके लिए एक अलग कमेटी है, लोकल कमेटी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी होती है, ठीक है। तो उनके लिए आईसी कमेटी नहीं है क्योंकि वो वैसी वर्क फ्लोज पे काम नहीं कर रही हैं जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, है ना। लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, यानी असंगठित क्षेत्र शायद हिंदी में कहते हैं, जिनका कोई ऐसे बहुत सारे उनका कोई ऐसा संगठन नहीं है, एज सच कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना हुआ है, लेकिन वो भी लोकल कमेटी के परव्यू में आएंगे। अगर उनके साथ किसी तरह की घटना हुई तो वो अपनी जगह के नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हैं और नोडल ऑफिसर आगे लोकल कमेटी को कंप्लेन करेगा। इसमें हम बाद में और एक्सप्लेन कर लेंगे, बट बेसिकली जो क्वेश्चन है कि हाँ हर जगह। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि इन 10 एम्प्लॉयज में जरूरी नहीं है कि 10 के 10 वुमेन हो तभी आपने ये कमेटी बनानी है। अगर उस 10 में से एक भी वुमेन है या शायद वुमेन है ही नहीं तो भी आप ये पॉश कमेटी बनाएंगे, क्योंकि इस एक्ट में सिर्फ वही लेडीज कवर नहीं होती हैं जो वहां पे काम करती हैं। सपोज आज मैं आपके जैसे यहाँ पे आई हूँ, अगर यहाँ पे मेरे साथ किसी तरह की घटना हो जाती है तो मैं भी पॉश एक्ट के परव्यू में आऊंगी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप है, जो आईसी कमेटी आपके यहाँ सेटअप है। तो एनी विमेन हु इज विजिटिंग द वर्क प्लेस, मैं यहाँ पे काम नहीं करती हूँ लेकिन मैं यहाँ पे विजिट कर रही हूँ और यहाँ मेरे साथ किसी तरह की घटना हो जाती है, तो मैं आपकी जो इंटरनल कमेटी बनी होगी मैं वहां पे भी अपनी कंप्लेंट रेज कर सकती हूँ, राइट। सो इसलिए ओनली दोज विमेन आर कवर्ड जो वहां पे काम करती हैं, ऑल्सो दोज विमेन आर कवर्ड जो शायद वहां काम नहीं करती बट इन एनी कैपेसिटी वो वहां पे विजिट कर रही हैं। तो ये दोनों तरह की विमेन कवर्ड है। तो इस एक्ट का आप देखिए ना स्कोप कितना बड़ा है, तो इसमें सभी को प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। जी,
तो बेसिकली देखिए, जो पॉश एक्ट है, जो मैंने विशाखा गाइडलाइंस के बारे में भी बात की, सो द पर्पस ऑफ पॉश एक्ट एंड विशाखा गाइडलाइंस का ये था कि एक एम्प्लॉयर जो है, जो जॉब पे रख रहा है लोगों को, उसकी ड्यूटी फिक्स की जाए कि दे हैव अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी प्रिवेंशन की है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी उन्होंने एम्प्लॉयर के ऊपर कि सपोज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैं लोगों को काम पे रख रही हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं पता अब यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है तो ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है दो लोगों के बीच में, नहीं। एज एन एम्प्लॉयर इट इज़ माई ड्यूटी, पहली चीज़ टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। इस तरह से मैं अपना वर्किंग एनवायरनमेंट रखूंगा कि वहाँ पे इस तरह की कोई घटना हो ही ना। पहली चीज़ प्रिवेंशन हो, अवेयरनेस हो, लोगों के बीच में जानकारी हो। मैं अपने एम्प्लॉयज़ जो रख रही हूँ उनको ट्रेनिंग करूँगी ताकि जो सारा फोकस है वो प्रिवेंशन पे रहेगा। अब ट्रेनिंग का क्या पर्पज़ रहता है कि भाई ये बताना कि क्या बिहेवियर ओके है, क्या बिहेवियर ओके नहीं है ना, क्योंकि यही चीज़ से आप प्रिवेंट कर पाएंगे कि आप ये बताएंगे कि ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, इस तरह का बिहेवियर आपको वर्क प्लेस पे नहीं करना है, ये पर्सनल स्पेस में ठीक लगता है, दोस्तों के बीच में ठीक है, पर अगर आप इस तरह का बिहेवियर यहाँ पे वर्क प्लेस पे होगा तो इसको किसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा प्रिवेंशन पे। सो द फर्स्ट थिंग, एम्प्लॉयर तो यही कोशिश करेगा कि वो ओवरऑल एनवायरनमेंट इस तरह से बनाए, सेफ एंड सिक्योर बनाए कि ऐसी कोई घटना हो ही ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्यूटी एम्प्लॉयर की ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उसने उस चीज़ को अच्छे से डील करना है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो पॉश एक्ट में बहुत क्लियरली है कि क्या प्रोसीजर है, तो उसने उस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या है कि वो अपनी एक इंटरनल कमिटी सेट करेगा। इंटरनल कमिटी कैसे सेट करेंगे? एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ। उसका एक चेयरपर्सन होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो सबसे सीनियर वुमेन एम्प्लॉय होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है। उसके अलावा 2 मेंबर्स और होते हैं जो अगेन वुमेन राइट्स की फील्ड में से उन्होंने रखने हैं। ये अब 3 लोग जो हैं, ये इंटरनल कमेटी के मेंबर्स, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं। इसके अलावा एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो किसी और जगह से होगा, एनजीओ से होगा या किसी लीगल फील्ड से हो सकता है। आई एम एन ऑल्सो एक्सटर्नल मेंबर इन 1 or 2 ऑर्गेनाइजेशंस। मेरा रोल क्या रहता है कि जब भी वहाँ पे कोई कंप्लेंट होगी तो मैं उस कमेटी में, इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करूंगी एज एन एक्सटर्नल मेंबर और अपनी एक्सपर्टीज वहाँ पे दूंगी। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्यूटी और एम्प्लॉयर है कि इस आईसी कमेटी को सेटअप करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ सेटअप करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप आईसी कमेटी की भी अच्छे से ट्रेनिंग करिए। उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मेरे पास कल को ऐसी कोई कंप्लेंट आ रही है तो मैंने कैसे एक्ट करना है। देखो, हर एक का नेचर अलग हो सकता है, बिहेवियर अलग हो सकता है, लेकिन आपके पर्सनल नेचर, बिहेवियर जो है आपकी इंक्वायरी में बीच में नहीं आने चाहिए। आपने कैसे एक्ट करना है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो प्रोसीजर बड़ा क्लियर है। प्रोसीजर में हम आगे बात करेंगे कि भाई कंप्लेंट कैसे आ सकती है, कंप्लेंट का फॉर्मेट क्या रहता है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। बट बेसिकली ट्रेनिंग का पर्पज़ यही है कि भाई मैंने कमिटी की इतनी अच्छे से ट्रेनिंग कर दी एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ कि कल को कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो अच्छे से डील होगी, ताकि वो कल को एक एग्जाम्पल भी बने लोगों के लिए, है ना। अगर वो कंप्लेंट में अच्छे से डील करती हूँ तो विक्टिम के लिए भी एक जस्टिस है, आप उसको न्याय दिलवा रहे हैं। प्लस जो अगर आपने उस चीज़ को अच्छे से डील किया एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ, इट ऑल्सो बिकम्स अ डेटरेंट फॉर अदर पीपल। कल को ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं बाकी लोगों के लिए भी एक डेटरेंट आप समझते हैं, प्रिवेंशन हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ अच्छे से करी थी तो यहाँ पे इस तरह का बिहेवियर अलाउड नहीं है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, राइट। सो पॉश एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ये भी है कि आईसी कमेटी की अच्छे से ट्रेनिंग करना, एम्प्लॉयज़ की भी अच्छे से ट्रेनिंग करना, उनको बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि पॉश एक्ट की उन्होंने आगे बहुत सारी रिपोर्टिंग भी करनी है। एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी रहती है एनुअल रिपोर्ट में अपना इंक्लूड करना कि उन्होंने पहली चीज़ उनके पास कितने केसेस आए, उनमें से कितने केसेस को उन्होंने डील कर दिया, कितने केसेस आज की डेट में पेंडिंग हैं, क्या आईसी कमेटी का उसमें रोल रहा है ना, ये सारी चीज़ें वो अपनी एनुअल रिपोर्ट पे भी इंक्लूड करेंगे। तो एक तरह से रिपोर्टिंग भी करना एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी जनरल ड्यूटीज़ हैं। देखो, प्रिवेंशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपना वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा बनाइए। लोगों की जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप जेंडर सेंसिटिविटी भी ट्रेनिंग देते हैं, आप इंक्लूसिवनेस एक कंसेप्ट है आजकल, डाइवर्सिटी एक कंसेप्ट है, यानी कि अलग अलग तरीके के लोग एक साथ काम कर रहे हैं। सपोज मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर रही हूँ तो मैंने किसी भी तरह के लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है। इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी का मतलब है कि कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट,
इरिस्पेक्टिव ऑफ उन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर जितना अच्छा वर्क प्लेस बनाएगा तो उतना ही अच्छा प्रिवेंशन भी रहेगा और उतना ही अच्छा रिड्रेसल भी रहेगा। तो पॉश एक्ट क्या कहता है कि ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर फिक्स कर दी है। अगर वो इस आईसी कमेटी को सेटअप नहीं करते हैं तो उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है, और बहुत कोर्ट्स की तरफ से भी एक बहुत इस चीज़ को सीरियस वो माना गया है कि अगर आईसी कमेटी नहीं सेटअप होती है तो दे पुट वेरी हैवी फाइन ऑन दी एम्प्लॉयज ऑल्सो। सो दिस इज, हाँ, इसका कुछ मिनिमम उन्होंने तय किया 50,000 तो है ही, 50,000 तक का फाइन लग सकता है। प्लस कई बार हम लोग जब कोर्ट्स वगैरह में केसेस फाइल वगैरह होते हैं तो कई बार बहुत हेफ्टी फाइन्स भी लगा है। मतलब कोर्ट हैज़ व्यूड इट, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें उनको लगता है कि बहुत सीरियस लैप्स, क्योंकि होता क्या है कि आईसी कमेटी की ज़रूरत तब महसूस होती है जब सडनली कोई कंप्लेंट आती है। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं आती किसी को कोई पता भी नहीं चलता है, किसी को कल को सडनली जब कोई कंप्लेंट आती है तब सडनली लोगों को लगता है अरे हमने आईसी कमेटी तो सेटअप ही नहीं करी। अब वो जो कंप्लेंट विक्टिम कर रही है वो कहाँ जाए, कहाँ पे कहाँ उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इट इज़ बेटर कि हम इस चीज़ पे पहले से काम करें। और इस चीज़ में जो पॉश कंप्लायंस आजकल बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। बहुत एमएनसीज, कॉर्पोरेट सेक्टर इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहा है और कमिटीज़ भी सेटअप कर रहा है और मैंडेटरी ट्रेनिंग्स भी बहुत करा रहा है। आई ऑल्सो डू ट्रेनिंग्स, तो उनमें है अवेयरनेस, लेकिन इसमें और अवेयरनेस की ज़रूरत है जी। राइट्स क्या बनते हैं एम्प्लॉय? देखिए सबसे बड़ा राइट तो एम्प्लॉयर का यही है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो एज पर हमारा जनरल लॉ है, लॉ ऑफ लैंड जो हम कहेंगे इंडिया का, उसमें तो आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जो आपके अधिकार हैं। राइट टू फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीच है ना, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ इन लिबर्टी भी एक होता है, जिसमें ये है कि आपको जीने का अधिकार है। अब लाइफ जीने का अधिकार में बहुत सारी चीज़ें और आती है कि आपको अच्छे से क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। उसी का एक एक्सटेंशन है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ काम कर पाएँ। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पॉश एक्ट जो है हमारा इनैक्ट किया गया कि भाई जो अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पॉश एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। मतलब जो 2013 में जब ये एक्ट बना था तो इसमें जो विक्टिम है वो सिर्फ विमेन हो सकती है। अगर इस एक्ट की आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें अग्रीव्ड विमेन करके मेंशन है, अग्रीव्ड पर्सन नहीं है। अग्रीव्ड मतलब जिसके साथ किसी तरह की घटना हुई है, किसी तरह की ग्रीवियंस हुई है, तो उसमें जो विक्टिम है वो सिर्फ विमेन हो सकती है, यानी ओनली विमेन कैन कंप्लेन अंडर पॉश एक्ट। लेकिन जो आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर, एमएनसीज में और इवन अदरवाइज जो पॉश पॉलिसीज बन रही हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो ज़्यादातर जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम मेन को भी इंक्लूड करें और अदर जेंडर्स को भी इंक्लूड करें। सो आजकल जो पॉश पॉलिसीज हैं कुछ हैं उसमें वो दोनों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू एड्रेस all different kind of people, so that is one thing. अभी तक ऐसा कभी हुआ है कि मेंस के साथ भी हैरेसमेंट का कोई केस? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे पॉश पॉलिसी जेंडर न्यूट्रल है। वहाँ पे ऐसे केसेस आए हैं, हमने खुद भी देखे हैं और हैंडल किए हैं, जहाँ पे कंप्लेंट इज अगेंस्ट रेस्ड बाय अ मैन, जहाँ पे मेन जो है रेस कर रहे हैं कि उनके साथ किसी तरह की सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रही है। इट कैन बी बाय अ वुमेन और इट कैन बी बाय अ मैन, पर ये कंप्लेंट्स बिल्कुल आई हैं। एक केस आया था जिसमें देयर वाज कंप्लेंट ये थी कि कुछ 2-3 लोग मिलके एक जो आदमी है उसकी उन्होंने फेक प्रोफाइल बनाई थी और उसके बहुत सारे वीडियोस डॉक्टर करके वो डालते थे। तो वो उनके जो ऑफिस ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसमें भी वो सर्कुलेट किए जा रहे थे। तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है। फिर उनको धीरे धीरे जब उसमें इंक्वायरी हुई, उन्होंने कंप्लेंट रेज की अपनी कंपनी के साथ। फिर जब ये इंक्वायरी हुई तब दे रियलाइज्ड कि ऑफिस के ही कुछ 1-2 लोग थे जो उनके फोटोज़ को मॉर्फ करके, उनका कुछ पर्सनल उनके साथ ग्रज था, लेकिन वो इस चीज़ को उस तरह से सेक्सुअली, मतलब उनके वीडियोस वगैरह को वो करके फैलाते थे उनके बारे में, और जो भी कैरेक्टर असैसिनेशन था। तो हम ये सोचते हैं कि कैरेक्टर असैसिनेशन कैन ओनली हैपन विद विमेन, बट इट कैन ऑल्सो हैपन विद मेन ऑल्सो। सो वो पॉश एक्ट में नहीं कवर होगा एज सच, बट पॉश पॉलिसी अगर ऑर्गेनाइजेशन की जेंडर न्यूट्रल है तो वो उसमें कवर होगा, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रूल्स हैं उसमें उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, सो फर्स्ट राइट इज
बिकॉज यू हैव अ राइट टू फील सेफ एंड सिक्योर अपनी वर्क प्लेस पे। सेकेंड राइट है, यू हैव द राइट टू रेज अ कंप्लेंट। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही एक इंटरनल कमिटी बनी हुई है जहाँ पे आप ये कंप्लेंट दे सकते हो। उसके अलावा एक्ट जो है बहुत सारे छोटी छोटी से आपको वो देता है कि अगर जैसे ड्यूरिंग इंक्वायरी आप विमेन आपने कंप्लेन करी, अब आपके साथ तो हैरेसमेंट हुई है, यू आर फीलिंग ट्रॉमेटाइज्ड, आप अप टू 3 मंथ्स जो है लीव भी मांग सकते हो अपने एम्प्लॉयर से कि भाई मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ऑफिस आऊँ, आई एम फीलिंग हैरेस्ड, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको एम्प्लॉयर लीव भी दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो उसमें उन्होंने एज उसको विक्टिम को दी हैं कि टू बेसिकली सपोर्ट हर। क्योंकि देखो जब किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो बहुत एक ट्रॉमा भी रहता है, तो वो ये कहते हैं कि जब ड्यूरिंग इंक्वायरी जो है आप कुछ मतलब आपको प्रिविलेजेस दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि जब इंक्वायरी चलती है उसमें आप अपने एविडेंस वगैरह और अपने लोगों को जो भी आपके पास सपोर्ट विटनेसेस हैं उनको आप पेश करते हैं, अपनी कंप्लेंट भी आप लिखते हैं। और दूसरी देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो पॉश एक्ट में है कि वो ना आपको लीगल सिस्टम से थोड़ा सा आसान चीज़ें बना रहा है। अब देखिए जब भी आप कोर्ट में जाते हैं आपके लिए ना एक बहुत पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि आपने इस फॉर्मेट में कंप्लेंट में, कोर्ट में कोई भी पिटिशन है वो एक फॉर्मेट में ही फाइल होती है। लेकिन ये एक्ट बहुत सिंपल है, वो कहता है आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन कोई फॉर्मेट नहीं है। कल को अगर मैंने पॉश के अंदर कोई कंप्लेंट करनी है तो मैं एक सिंपल 1 पेज की, 2 पेज की, 3 पेज की, जो भी है सिंपल अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे किसी भी और भाषा में, एक सिंपल अपनी एप्लीकेशन दे सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन को, कोई फॉर्मेट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अगर एज ए विमेन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं कंप्लेन कर पा रही हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास इतना ट्रॉमा है कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मेरे बिहाफ पे कोई और भी फाइल कर सकता है। मतलब एक्ट ने ये भी आपके राइट दिया हुआ है कि आपके बिहाफ पे कोई और भी आपके लिए कंप्लेन फाइल कर सकता है, मैं उसको कंसेंट दे दूंगी, वो मेरे बिहाफ पे आगे आके इस एक्ट के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो एक्ट उसमें सिर्फ आपके फैमिलीज में कोई नहीं, इट कैन बी एनीवन, it can be anybody, it can be your family, it can be your friend, it can be any organization। सपोज कोई एनजीओ है वो भी कर सकता है, उसमें बस एक ही कंडीशन है कि आप उनको कंसेंट देंगे, बस। तो बस यही कंडीशन है, क्योंकि अगर आपकी कंसेंट है, आपने अपना राजीनामा दे रखा है, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आगे जाके कंप्लेन कर सकता है। तो उन्होंने बहुत ही विमेन फ्रेंडली, विक्टिम फ्रेंडली कहेंगे हम इसको, रादर विक्टिम फ्रेंडली एक्ट बनाने की कोशिश की है कि भाई कोर्ट में जाने में जो एक लोगों को एक हिचकिचाहट महसूस होती है, पुलिस के पास जाने में एक हिचकिचाहट रहती है कि हम कैसे जाएंगे, वो पता नहीं क्या सवाल पूछेंगे, है ना, एक डर सा रहता है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके देने में शायद वो डर कम लगे। प्लस उन्होंने बिल्कुल ही कह दिया कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं चाहिए, कोई लीगल भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आपको वकील नहीं चाहिए। अभी हमको क्या लगता है वकील चाहिए तभी हम किसी तरह का पिटीशन डाल पाएंगे, इसमें आपको वकील नहीं चाहिए। आप अपनी भाषा में सिंपल लिख के ऑर्गेनाइजेशन को दे दीजिए, जितना आप डिस्क्रिप्टिव देंगे, जितनी उसमें घटनाएं मेंशन करेंगे, उस हिसाब से इंक्वायरी आगे शुरू हो सकती है। तो ये सारे राइट्स मतलब उन्होंने एक्ट में आपको दिए हुए। और अगर बाय चांस वहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो तो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? देखिए अपील का प्रोविजन हमेशा रहता है, किसी भी और लॉ में भी हमेशा एक प्रोविजन रहेगा कि जैसे कोर्ट ने मेरे को जो फैसला सुनाया, मुझे मैं उस फैसले से सहमत नहीं हूँ, तो आप उसके हमेशा एक हायर कोर्ट पे जाके उस चीज़ की अपील डाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये है कि इंटरनल कमेटी जो इंक्वायरी करती है, अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं है तो आपके पास जो भी एक एक्ट में हमेशा एक निर्धारित रहेगा, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट होता है, पर ट्रिब्यूनल या कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप लोकल लेवल पे, वहाँ पे आप आईसी कमेटी के फैसले के अगेंस्ट विद इन 90 डेज अपील फाइल कर सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं, आप भी जा सकते हैं और रिस्पोंडेंट भी जा सकते हैं जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है। अगर वो पर्सन भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी अपील में जा सकता है। तो दोनों को ही अपील का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। How effective has the act been in preventing sexual harassment? पर्सनली आई फील कि मुझे लगता है कि अभी बहुत लड़ाई बहुत बाकी है। आई फील बिकॉज जब हम इंटरेक्ट करते हैं विमेन के साथ और जब मैं ट्रेनिंग्स कराती हूँ और लोगों से, जब मेरा पर्सनल जो मेरा अनुभव है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन आई फील कि अगर हम पॉश का रोल देखें तो एक बहुत उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है
इन क्रिएटिंग सेफर एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। क्योंकि इससे पहले देखिए ये थी कि इस बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। जैसे मैंने भवरी देवी के इंसिडेंट की बात की, और आजकल हज़ारों इंसिडेंट्स आप देख लीजिए जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक बहुत ही वो माना जाता है कि चलो ये तो कोई बात नहीं, जब तक रेप की बात नहीं आ रही है, सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं आ रही है, हम मानते हैं कि वही एक सीरियस ऑफेंस है। सेक्सुअल हैरेसमेंट तो चलता है। और अगर मैं आपको एज ए वुमेन पूछूंगी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ ही होगा, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, और हम किसी भी वुमेन से पूछ लें, सेक्सुअल हैरेसमेंट सबके साथ ही हुआ है, राइट? किसी के साथ ज़्यादा और कम, बस इसी का डिफरेंस रह जाता है। सो मेरे को लगता है कि होता क्या था कि जब, और आप ये देखिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है वो काम कर ही रही हैं। पहले ये होता था कि लोग इतना वुमेन वर्क प्लेस पे नहीं होती थी, अभी भी कम है, मैं अभी भी मानती हूँ कि कम है। अगर आप डेटा भी उठा के देखें तो कम है कंपेयर टू मेन। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे सिर्फ आदमी की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, वुमेन बहुत ही कम में है, लेकिन मोर एंड मोर वुमेन आर ज्वाइनिंग वर्क फोर्स। तो एक ये इम्पॉर्टेंट ऐसा एक्ट है जो इंश्योर करता है कि अगर एक वर्क प्लेस सेटअप है, वहाँ पे हमने एक सिस्टम बना दिया, एक रेमेडी सा क्रिएट कर दिया कि कल को अगर ऐसी कोई, पहले तो हमने इतना पॉश के अंदर इतनी ट्रेनिंग्स करा दी, इतनी अवेयरनेस जनरेट कर दी, लोगों को इतने कंसेप्ट्स पता चल गए, जेंडर के बारे में बताया लोगों को, बिहेवियर क्या अप्रोप्रिएट है, इनअप्रोप्रिएट है ये बताया, तो इसी से प्रिवेंशन हो गया। लेकिन अगर नहीं भी हुआ, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो हमने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया, रोबस्ट सिस्टम बना दिया कि वो उस घटना को अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा और विमेन को जस्टिस मिल जाएगा। ये प्रोग्राम्स चल कहाँ पे रहे हैं? मतलब नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि अभी हर गर्ल्स को या कोई वुमेन जो अभी काम कर रही है तो पता है हर किसी को इसके बारे में। तो ये प्रोग्राम्स कहाँ पे दिए जाते हैं? ये प्रोग्राम आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेंगे मैम। जैसे अगर आपका जो ऑफिस है, ये देखो वही तो मैं कह रही हूँ ना, पॉश एक्ट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, लाइक मैंने अपनी पॉश ट्रेनिंग जब है मैंने कोर्ट में आज तक पॉश ट्रेनिंग नहीं रिसीव करी है, लेकिन मैं इससे पहले जहाँ ऑफिस में काम करती थी वहाँ हमारी पॉश ट्रेनिंग हुई थी। तो ऐसी डिफरेंट ऑफिस की ड्यूटी बन जाती है। तो सपोज आप यहाँ काम करते हैं तो ये आपके एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, आपके ऑफिस की ड्यूटी है कि आपके लिए पॉश ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, राइट? क्योंकि ये सबके लिए कंपलसरी है। तो ये ट्रेनिंग तो हर एक के वर्क प्लेस पे होगी। अब ये जनरल पब्लिक के लिए तो वो है, लेकिन जहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ एज ए वुमेन, एज ए लेडी, और इवन एज एनी अदर एम्प्लॉय, तो हर 3 महीने में, 6 महीने में तो ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना कंपलसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये ट्रेनिंग्स मतलब आपको, अगर आप थोड़ा सा भी, आपके ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, उनको लॉ के बारे में पता है, दे आर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, सो ये तो कंपलसरी है ऑर्गेनाइज करना, तो ये तो उनको करना ही करना पड़ेगा, इसमें तो और कोई तरीका ही नहीं है जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एक वो बना सिस्टम क्रिएट हुआ है कि जिसमें विमेन शुड फील सेफर। मैं ज़रूर अपने अनुभव से ये कहूँगी कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि जब चैलेंजेस की बात आती है तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि माइंडसेट का जो इशू है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि माइंडसेट का एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि विमेन कंप्लेंट करना ही नहीं चाहती। जब उनके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उनका पहला टेंडेंसी रहता है कि चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, छोटा मोटी चीज़ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्यों लगता है कि वो इग्नोर कर देती हैं? क्यों क्या उनके दिमाग में ये चीज़ आती होगी? व्हाई डू यू थिंक? ये मेरे माइंड में तो एक्चुअली यही आता है, अगर मैं सपोज मैं अपने पे लेके चलूँ तो मुझे यही होता है कि अगर मैं कुछ रेज करूंगी ये चीज, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्शन मेरे पे ही आए। बिल्कुल, कि तुमने कुछ इशारा दिया, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल सही चीज़ आपने कही कि हमारी जो जनरल सोसाइटी का माइंडसेट है वो विक्टिम, ब्लेमिंग द विक्टिम, एक इसको हम कहते हैं, कि उसमें क्या होता है कि वो विमेन की ही गलती निकाल देती हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऑब्वियसली यही होगा, वर्क प्लेस में भी यही होता है। तो इसलिए विमेन जो होता है, एक देयर इज अ रिलक्टेंस टू रिपोर्ट, हम कहते हैं कि वो ना हिचकिचाती हैं एक बार रिपोर्ट करने में। पहले तो उनको लगता है सेक्सुअल हैरेसमेंट देखो एक ऐसी चीज़ है कि थोड़ा एम्बैरेसिंग भी लगता है, थोड़ा सा आपको शर्म महसूस होती है। तो एक तो आप में पहले से ही वो आ जाता है कि भाई पता नहीं ये चीज़ किसी से शेयर की जाए कि नहीं की जाए। दूसरा, कंप्लेन करने से पहले आपको ये लगता है कि पता नहीं लोग मेरा बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप केसेस की बात करें तो यूजुअली कोई भी केस ऐसा नहीं होता है कि आज आपके साथ घटना हुई और आप अगले दिन रिपोर्ट करने चले गए। ज़्यादातर केसेस में यही है, कोई 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद रिपोर्ट करने जा रहा है। अब एक्ट ये कहता है कि विद इन 3 मंथ्स आपने रिपोर्ट करनी है, 3 मंथ्स ऑफ लास्ट इंसिडेंट। क्योंकि देखो ये भी होता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कभी भी एक घटना नहीं होती
चल रही होती है। तो जो भी आपके साथ लास्ट सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स में लास्ट घटना हुई है उसके विद इन 3 मंथ्स आपने वो चीज़ को रिपोर्ट करना है। लेकिन होता यही है कि लोग डिले कर देते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है, विमेन को ये लगता है कि मेरा कौन ही विश्वास करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट चैलेंज है, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि चैलेंज है इन इम्प्लीमेंटेशन, कि विमेन को भी खुद लगता है कि भाई मेरा कौन विश्वास करेगा, और लोगों को भी यही लगता है, क्योंकि जैसे ही उनकी कंप्लेंट आगे आती है सबसे पहले लोग विमेन को ही डाउट करते हैं। क्योंकि ना एक मेल सॉलिडारिटी का भी कंसेप्ट है, आप लोग इसके बारे में कभी पढ़िएगा। तो मेल सॉलिडारिटी में यही होता है कि लोग दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स विद द विमेन, कि या तो उसके कैरेक्टर पे बात आ जाएगी या उसकी इंटेंशन पे बात आ जाएगी कि पता नहीं ये क्या चाह रही है, क्यों इसने कंप्लेंट की है, इसको फंसाना चाहती है ना। एक हमेशा एक आपका जो विमेन का वर्जन है उसको हम कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर देते हैं कि पता नहीं इसके पीछे जरूर कोई गड़बड़ होगी। और जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा आदमियों को मिल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, ऑर्गेनाइजेशन में भी मेजॉरिटी में है, पावर में ज़्यादा आदमी है, इन्फ्लुएंशियल है, तो हमेशा वो इकट्ठे हो जाते हैं। और जो विमेन कंप्लेनेंट है वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाती है। एक आजकल आप लोगों ने जो बहुत न्यूज़ में भी चल रहा है, जो रेसलर वाला एक पूरा इशू है, तो उसमें भी अब पता नहीं उस केस का, क्योंकि वो केस अब ट्रायल में चला जाने वाला है या चला गया है, कि उस केस में क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन अगर हम अभी तक की लड़ाई देखें तो उसमें क्या हुआ है कि जो जिन्होंने कंप्लेन की है, पूरा मीडिया और बाकी जो लोग हैं वो उसी को ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, रादर देन ब्लेमिंग द पर्सन जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट है। अभी हमें पता नहीं है सच क्या है, लेकिन अभी तक की अगर हम बातचीत देखें तो ज़्यादातर हमारा जो टेंडेंसी है दैट इज़ टू डाउट जिन्होंने कंप्लेन की है। या तो हमें लगता है कि उसका कोई पॉलिटिकल होगा, या वो लोगों का कोई और इंटेंशन होगा, या उनको हो सकता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हो इसलिए उन्होंने कंप्लेन कर दी। मतलब बहुत सारे अटकलें जो हैं वो हम लेडीज़ के उसमें लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जल्दी बिलीव नहीं कर पाते कि जो विमेन कह रही है वो सच भी कह रही होगी। और आजकल एक और चीज़ बहुत चल रही है कि भाई फॉल्स कंप्लेंट्स होने लगी हैं। हो सकता है कुछ फॉल्स कंप्लेंट हो, लेकिन ऐसा कौन से लॉ में नहीं होता। मेरे को लगता है कि हर एक लॉ जो है दैट इज प्रोन टू बीइंग मिसयूज, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे प्रॉपर्टी केस हो, चाहे और कोई सिविल मैटर हो, हमेशा उसमें कोई एक आधा लोग तो होंगे ही ना जो उस लॉ को मिसयूज करेंगे। लेकिन अगर उस चीज़ को ये बना देना कि भाई सारी ही कंप्लेंट्स फॉल्स हैं और कोई तो सच बोल ही नहीं रहा, सब झूठ ही बोल रहे हैं, आई थिंक ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि होता क्या है कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट को इग्नोर कर देते हैं, और जब वो चीज़ घटना बड़ी हो जाती है किसी के साथ, जैसे अभी कोलकाता वाला केस हुआ, अब वो देखिए वो लेडी अपने वर्क प्लेस पे ही थी, जो अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर जिनका रेप और मर्डर हुआ, शी वॉज वर्किंग एट अ वर्क प्लेस। इससे ज़्यादा वो कहीं सड़क पे तो चल नहीं रही थी, शी वॉज एट अ वर्क प्लेस, शी शुड हैव बीन सेफ एट हर वर्क प्लेस। लेकिन उनके साथ वर्क प्लेस पे ही असॉल्ट होता है, सेक्शुअल असॉल्ट होता है, और उनका आगे उस चीज़ में मतलब शी इज़ मर्डर्ड ऑल्सो। तो आप ये देखिए ना कि तो फिर जब तक वो ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जाती तब तक हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बाकी तो हो ही रहा है, चलता रहेगा, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन जब कुछ सीरियस हो जाता है तब ऑब्वियसली हमें शॉक लगता है, हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये चीज़ें आप देखिए ना, ये सिलसिला चल ही रहा है जी, कोई बात नहीं। ये भी एक रीज़न है कि जब हमारे साथ कोई चीज़ होती है हम उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, और जनरली हमें लगता है कि कोई बात नहीं, हो सकता है सच बोल रहे हो सकता है झूठ बोल रहे हो। पर जो पॉश का पर्पज़ ये रहे, और पॉश ने बहुत आई थिंक अवेयरनेस भी इस बारे में रेज़ की है, कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में डेफिनेटली बहुत अवेयरनेस रेज़ की है, तो इससे पहले नहीं थी। इससे पहले क्या था कि जनरली ये चीज़ें अलाउड थी ऑफिस में, ये चीज़ें अलाउड थी कि चल इतना थोड़ा बहुत तो छेड़छाड़ चलती है, दिस इज़ पार्ट ऑफ जॉब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ पहले ये भी था कि हाँ कि बहुत एक डर लगता था, आप अपने बच्चों को दूसरे शहर में नहीं भेजते थे, अगर कोई नाइट ड्यूटी वाली जॉब है उसमें आप नहीं भेजते हो, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको हमेशा एक डर सा रहता है कि भाई कहीं ऐसा कोई घटना हो ना जाए। तो सबको पता है कि ऐसा हो सकता है, सबको यही पता है कि हाँ ऐसा होता है, इसीलिए बिल्कुल, हस्बैंड्स को होता है कि यार तू ऑफिस जाएगी, तेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जी जी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस तरह का एक्ट आया, और इस तरह के एक्ट ने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि एटलीस्ट वर्क प्लेस पे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो एक सिस्टम से उस चीज़ को एड्रेस किया जा सके, उसका सोल्यूशन निकाला जा सके जी। और क्या मेजर चैलेंजेस रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, एक्ट को? एक तो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, सबसे बड़ा तो चैलेंज इसमें माइंडसेट ही है कि जब हम इसके बारे में बात करने जाते हैं
तो दो तरह की चीज़ें हैं। देखो, एक मैं और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि यूजुअली व्हेन आई गो फॉर ट्रेनिंग्स, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं विमेन और मेन की कंबाइन और मिक्स ग्रुप में ट्रेनिंग करूँ। जिस टीम में वो काम कर रहे हैं उनकी हम साथ में ट्रेनिंग करें। लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि विमेन की अलग ट्रेनिंग हो, आदमियों की अलग ट्रेनिंग हो। मुझे लगता है कि इससे यूजुअली थोड़ा बायस और बढ़ता ही है, पर एनीवेज हमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है हमें उसके हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन इसमें ये होता है कि विमेन, अगर आप देखिए, दोनों ही पॉश एक्ट से खुश नहीं होते। जो विमेन है उनको ये लगता है कि भाई पॉश एक्ट तो बहुत ही हल्का एक्ट है, इसमें तो जो है किसी तरह की हमें रेमेडी नहीं मिल रही है, हम जब कंप्लेंट देने जाते हैं तो लोग हमारा विश्वास नहीं करते और बहुत बहुत वक्त लग जाता है इसमें सोल्यूशन मिलने में। जबकि जो मेन हैं उनको ये लगता है कि भाई पॉश एक्ट तो अब ऐसा बना दिया कि हम विमेन से बात ही नहीं कर सकते, अब तो कोई भी हमारे अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेन कर देगा। तो आप देखिए कितना अलग व्यू है, दोनों का ही बहुत अलग व्यू है। विमेन फील इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड मेन फील इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड। तो ये दोनों ही चीज़ है। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है इस माइंडसेट को बदलना कि पॉश एक्ट जो है उसका पर्पस ये नहीं है कि सारे आदमियों को उठा के जेल में डाल दिया जाए। पॉश एक्ट का सिंपल पर्पस ये है टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, और उसमें दोनों आदमी और मेन दोनों साथ, आदमी और औरत साथ में ही काम करेंगे। इस तरह से माहौल बनाना कि मेन ऑल्सो फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वीमेन ऑल्सो फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको अच्छे से ट्रेनिंग करना, जेंडर सेंसिटिव वाले इश्यूज पे ट्रेन करना सो दे आर क्लियर। बहुत सारे जेंडर बायस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी देना, एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बात करना और अच्छी, क्योंकि देखो अगर ऑफिस में अच्छा टीम वर्क है, अच्छे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन और तरक्की करेगा। अगर ऐसी जगह जहाँ लोग हमेशा एक दूसरे के डाउट में हैं या किसी तरह का नेगेटिव एक एनवायरनमेंट है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी। तो जो पॉश एक्ट को मुझे लगता है कि इस तरह से देखने की जरूरत है कि पॉश एक्ट का पर्पस है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, बट बाय हाउ, बाय सिक्योरिंग creating a safe and secure work environment जिसमें women and men are able to work together, वो साथ में काम कर पाएं in a safer way. तो I think this is one of the important challenges. कोई नोटेबल केसेस जो आपकी नज़र में हो कि कोई स्पेसिफिक केस जो आपके याद आ रहा हो कि इस केस से रिलेटेड है, कोई आप एग्जांपल देना चाहेंगे इस केस की? एग्जाम्पल्स तो मैम बहुत सारे हैं। इम्पॉर्टेंट देखिए, विशाखा गाइडलाइंस वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि इससे पहले तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात ही नहीं होती थी। सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिन्होंने इस चीज़ को और अच्छे से डिफाइन किया, उन्होंने और ज़्यादा एग्जाम्पल से और उससे बात की। जैसे हमने बात करी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफरेंट तरीके का होता है। इट कैन बी फिजिकल टच, जो हमारे को सबसे ज़्यादा आसान समझ में आता है, पर बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में, जैसे आपका वर्बल कंडक्ट, नॉन वर्बल, आप जो चीज़ें बोल के नहीं कह रहे हो पर वैसे हो रही हैं। बहुत सारा हॉस्टाइल, कई बार हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि विमेन खुद ही जॉब छोड़ के चली जाए, है ना, हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बना देना, उसको किसी तरह से डराना, दबाव डालना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट जजमेंट से आई हैं, है ना, एक्ट में लिखा हुआ है, और इस चीज़ को और स्ट्रेंथन किया है डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स ने, जिन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आएगा और आपको इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, इसको भी सीरियसली लेना पड़ेगा। सो बहुत सारे केसेस हैं विच हैव स्ट्रेंथन द लॉ, एक तरह से उस चीज़ को हमने वॉर किया है। ऑफ कोर्स अब ये भी एक है कि अब इसमें थोड़ा रिफॉर्म्स की भी बात हो रही है, क्योंकि अब 2013 में आया था, अब 2024 हो गया है ना, 11 साल हो गए। तो उस चीज़ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं कि अब हम इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी और बातें चल रही हैं। तो देखिए लॉ किस तरह से इवॉल्व होता है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। या जी, तो ये वन ऑफ द पर्पस ऑफ पॉश एक्ट इज़ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन कैसे होगी? अवेयरनेस से। तो वन थिंग जो पॉश एक्ट कहता है कि भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करानी है, अवेयरनेस करानी है। किन चीज़ों पे करानी है? पॉश एक्ट के ऊपर तो करानी है कि उस एक्ट में, पॉश एक्ट के अंदर क्या लीगल प्रोविजंस हैं, क्या मैंडेट है, क्या चीज़ ऑफेंस है, क्या चीज़ ऑफेंस नहीं है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपने किसको रिपोर्ट करना है, क्या सोल्यूशन निकलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपने अवेयरनेस देनी है। पर इसके अलावा जनरल भी थोड़ा जो इससे
कनेक्टेड इश्यूज हैं, जेंडर सेंसिटिविटी पे हमने बात करनी है, और विमेन एट वर्क प्लेस, हमारे जो जनरल राइट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करनी है। बिकॉज वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ जो लोग काम करते हैं एक दूसरे के साथ, इफ़ दे आर अवेयर ऑफ कि क्या बिहेवियर ओके है, क्या बिहेवियर, सिंपल भाषा में कि भाई ये चीज़ ओके है, ये चीज़ अगर हम वर्क प्लेस पे करेंगे तो ये कानून के उसमें आता है, ये ऑफेंस बन जाता है और इसमें आगे एक्शन हो सकता है। तो लोगों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये वर्क प्लेस में ये चीज़ें अलाउड हैं और यह चीज़ें अलाउड नहीं है। तो इस ट्रेनिंग में अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ यही है, टू बेसिकली रेज अवेयरनेस, कि सब लोगों को क्लियर हो कि भाई क्या चीज़ ओके है, क्या चीज़ ओके नहीं है, और अगर ये चीज़ें जो हैं ऑफेंस बन जाती हैं और ये फिर पॉश एक्ट के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली ताकि ओवरऑल जो वर्क प्लेस है वो वुमेन के लिए और लोगों के लिए, जनरली सबके लिए सेफ और सिक्योर रहे। और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग? देखिए, ट्रेनिंग में दो चीज़ें मेरे को लगता है कि एक तो जनरल जो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या। उनको जनरली सब लोगों को ये लगता है कि जब तक हाथ नहीं लगाया, फिजिकल टच नहीं है, वही चीज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, बाकी चीज़ें तो हैरेसमेंट होती ही नहीं है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग्स में हम फोकस करते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम लोगों को ये बताते हैं कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट की ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो सिर्फ आपका फिजिकल बिहेवियर नहीं, आपका जो वर्बल कंडक्ट है, आपका नॉन वर्बल कंडक्ट है, आप किसी को हाथ नहीं लगा रहे हो, आप किसी को इनअप्रोप्रिएटली टच नहीं कर रहे हो, पर आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास कर रहे हो, आप किसी को किसी तरह का मटेरियल दिखा रहे हो, है ना, आजकल पोर्नोग्राफी होता है, बहुत सारे और कार्टून्स होते हैं, आपने लड़कियों को वैसा कुछ एक्सपोज करा, ये सारी चीज़ें। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है ट्रेनिंग में ये सिखाना, और सेकंड चीज़ ये सिखाना इम्पॉर्टेंट है कि रिपोर्टिंग क्या है अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है। क्योंकि लोगों को ना क्लैरिटी नहीं होती है कि जब एक्चुअली इंसिडेंट हो जाता है ना, तब लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब हमने बताना किसको है, किसको बताना है, क्या हमने कमिटी, क्योंकि कमिटी मेंबर्स उनको जनरल आइडिया नहीं होता है। एक्ट में ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि आपने एक बार इंटरनल कमिटी बना दी तो उनके पूरे नाम और फ़ोन नंबर्स और सब कुछ जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्ले करना है, एक जगह पे डिस्प्ले पे रहना चाहिए, है ना, क्योंकि लोगों को आइडिया हो कि अच्छा इनके पास हम जा सकते हैं अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आए। तो होता क्या है कि उस पर फोकस लोग नहीं करते हैं। जब इंसिडेंट हो जाता है फिर उनको समझ नहीं आता कि हमने कहाँ जाना है, किसको कंप्लेंट करनी है, और आईसी कमेटी को भी आइडिया नहीं रहता कि अच्छा कंप्लेंट आ गई, अब हम इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो इसलिए रिपोर्टिंग और प्रोसीजर्स पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग में फोकस किया जाए। एक पार्ट आपने जो मैंने बात करी, और सेकंड पार्ट है कि रिपोर्टिंग और प्रोसीजर्स पे लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो इस एक्ट में दिया गया है, बहुत ही विमेन फ्रेंडली और विक्टिम फ्रेंडली प्रोसीजर है, तो लोगों को आइडिया होना चाहिए इस बारे में। अब मैकेनिज्म क्या रहता है अब अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी है? जी, बहुत ही सिंपल है। सपोज मैंने कंप्लेन करनी है तो मैंने जो अपनी आईटी इंटरनल कमेटी है उसके सामने, उसके बिफोर कंप्लेन करनी है। वो इंटरनल कमेटी में ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग एक साथ एक टाइम पे बैठे हों, है ना, क्योंकि हो सकता है वो अपने अपने उसमें हों, लेकिन आपने इंटरनल कमेटी को एड्रेस करते हुए आपने कंप्लेन करनी है, जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। मैंने पहले भी इस बारे में बात की। सिंपल आपने अपने उसमें अपनी भाषा में सिंपली लिख देना है कि आपके साथ क्या क्या घटना हुई। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करें, क्योंकि जितना आप डिस्क्राइब करेंगे, जितना आप एग्जाम्पल्स देंगे, कल को जब इंटरनल कमेटी उस चीज़ को इंक्वायर करेगी तो उसको अच्छे से इंक्वायर कर पाएगी। अब इंटरनल कमेटी के पास कंप्लेंट आ गई तो मैं कंप्लेनेंट हूँ, सपोज मैंने आपके अगेंस्ट कंप्लेन दी है, आप रिस्पोंडेंट हैं, एक्ट में उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट, तो वो आपको नोटिस भेजेगी कंप्लेन के साथ। आपने जो है विद इन 10 वर्किंग डेज मुझे उस चीज़ का रिप्लाई देना है। मैं आपको इंटरनल कमेटी भेजेगी कि भाई आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। फिर वो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने जवाब देगा विद इन 10 वर्किंग डेज। ठीक है, कि भाई मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, नहीं एग्री करता हूँ, राइट। फिर इंटरनल कमेटी के पास 3 महीने का टाइम रहता है, 90 डेज का टाइम रहता है उस चीज़ को इंक्वायर करने का। तो पहले मेरी बात सुनेगी, मेरे एविडेंस सुनेगी, मेरे विटनेस सुनेगी, फिर वो जो रिस्पोंडेंट है उसके एविडेंस, उसके विटनेस सुनेगी। दोनों पक्षों को सुना जाएगा। किसी एक पक्ष को सुन के तो हम डिसाइड कर नहीं सकते कौन सच बोल रहा है। दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, उनको आमने सामने नहीं बुलाया जाता है,
किसी तरह का हम कंसिलिएशन कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ को इंक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सच बोल रहा है, क्या चीज़ हुई है कि नहीं हुई है। विद इन 90 डेज दे हैव टू डिसाइड। कई बार ये टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है, कई बार विद इन 90 डेज कंक्लूड नहीं कर पाता। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरनल कमिटी को कोर्ट्स की पावर दी गई है टू इंक्वायर, टू समन, टू कॉल फॉर अटेंडेंस, ठीक है। तो कुछ पावर कोर्ट की भी दी गई है इंटरनल कमिटी को, ताकि वो लोगों को बुला के उस चीज़ को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाए। और इसमें फाइन्स क्या रहते हैं? हाँ, मैं उस पर आती हूँ। तो विद इन 90 डेज जब इंटरनल कमिटी ने रिपोर्ट अपनी बना ली, उसके बाद उन्होंने अनदर 10 डेज में इस रिपोर्ट को अपने एम्प्लॉयर को शेयर करना पड़ता है। जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उनको पता अपने वहाँ पे सबमिट करना होता है। उसमें फिर वो अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो कंप्लेंट सच पाई गई या वो कंप्लेंट झूठ पाई गई। झूठ पाई गई तो फॉल्स कंप्लेंट, फॉल्स एक्शन के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। एक तीसरा भी ऑप्शन है कि हो सकता है वो कंप्लेंट झूठ नहीं हो, लेकिन हम प्रूव नहीं कर पाए, है ना। कई बार आपके पास इनफ एविडेंस नहीं है, तो वो ऑप्शन भी है। तीसरा है कि वो सच पाई गई। उस केस में बहुत सारे जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं एज पर सर्विस रूल्स। देखिए, ये एक सिविल रेमेडी है जो पॉश एक्ट है एक तरह से। तो इसमें वो पनिशमेंट, वो वाली पनिशमेंट नहीं है जो हमारे दिमाग में जनरली रहती है कि भाई जेल ही भेज दिया। जेल वाली पनिशमेंट अलग चीज़ होती है, जो क्रिमिनल लॉ में अगर हम जाएंगे वो पनिशमेंट वहाँ आएगी। यहाँ पे क्या पनिशमेंट है, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रूल्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। उस व्यक्ति को जॉब जो है वार्निंग इशू की जा सकती है, उसके अगेंस्ट किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, उसको मिसकंडक्ट के अगेंस्ट वो किया जा सकता है, उसको किसी तरह की कम्युनिटी सर्विस भी हम ऑर्डर कर सकते हैं। इनफैक्ट उसकी जॉब भी जा सकती है अगर बहुत सीरियस मैटर है। उसमें अगर आईसी कमेटी को लगता है कि हाँ ये व्यक्ति गिल्टी है, तो उसमें उस व्यक्ति की जॉब तक जा सकती है, टर्मिनेशन तक इशू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के अगेंस्ट लिया जा सकते हैं, और यही सारे एक्शंस जो है फॉल्स कंप्लेंट वाले के साथ भी बनते हैं। जी, और इस एक्ट में भी क्या आइडेंटिटी को हाइड किया जाता है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस एक्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी इंक्वायरी होगी तो 2 बातों का ध्यान बिल्कुल किया जाएगा, एक प्राइवेसी, एक कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी कि जैसे अगर मेरी कंप्लेंट, होता क्या है ना मैम, ऑफिस में कोई कंप्लेंट आती है तो सबको पता चल जाता है और सब लोग उस बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तो वो एक्ट ये कहता है कि आप ऐसे एक्शन के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं, इस तरह के एक्ट के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। जब भी कोई कमेटी के पास ऐसी कोई कंप्लेंट आए तो उन्होंने क्या करना है, इस चीज़ को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। विक्टिम का नाम, पता, एड्रेस कहीं पे भी पब्लिश नहीं होगा। ऐसी रिस्पोंडेंट का भी नाम, पता, एड्रेस कहीं पे भी पब्लिश नहीं होगा। इवन जो आईसी कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो सिर्फ आपको मिलेगी, क्योंकि आपने कंप्लेन करी, आपको मिलनी चाहिए। मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट है, मेरे को भी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएगी कि आपने कहीं पब्लिश ही कर दी उसको, या कंपनी में ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई भी उठा के पढ़ रहा है। नहीं, इस सब के पीछे उन्होंने इंश्योर करना है कि जो भी उनके आईसी कमेटी की रिपोर्ट है वो एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, और उसमें किसी भी तरह के उनके नाम, किसी भी तरह के पर्सनल डिटेल्स को जो है वो कहीं पे भी लीक नहीं हो सकते। ये दे हैव टू इंश्योर, नहीं तो कंपनी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। सारी जानकारी हमारे साथ आप शेयर करी। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे शो पे आए, जिसका नाम है यंगिस्तान यंगस्टर्स की जान। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।